तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे हीलिंग ब्रश को। इसके बेसिक ऑपरेशन को हम चेक करेंगे, इसके डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं उनको हम चेक करेंगे और देखेंगे ये किस वजह से एक्चुअली यूज़ हो रहा होता है और जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये इसके डिफरेंट क्लोन सोर्सेज जो होती हैं उसको लेके कैसे इस पर वर्क किया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, वो इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक इमेज खोला हुआ है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक आपको टूल मिलेगा हीलिंग ब्रश का। इसकी जो शॉर्टकट की है वो जे ही है, आपको शिफ्ट जे करना होगा क्योंकि ये सेकंड रो में आ रहा है। उसको आप क्लिक करेंगे तो एक जैसे ब्रश होता है स्टैंडर्ड वैसे आपका हो जाएगा ऊपर। अभी मैंने 500 पिक्सल्स पे ये है तो ये उतना ही पिक्सल्स शो कर रहा है। बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आप जो किसी भी जगह पे कोई रिंकल्स हों, कुछ क्रैक्स हों, कुछ स्पॉट्स भी इवन हों और डिफरेंट जगह पे कुछ स्क्रैचेस लगे हों, डस्ट वगैरह के निशान हों, फेसिस पे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हों जो आपको अगर पोर्ट्रेट्स वगैरह को फिक्स करना है, उन सब जगहों पे ये यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, हमने स्पॉट हीटिंग ब्रश पिछली क्लास में करा था तो उसमें सिर्फ हम ये एक सर्टन एक क्लिक करते हैं, उसको ड्रैग नहीं करते। हीलिंग ब्रश को करने के लिए आपको ड्रैग करना होगा। तो हीलिंग ब्रश को यूज़ करने के लिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको ड्रैग करना होगा। ड्रैग करने अगर मैं ड्रैग करके देखता हूँ, आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश की तरह इसको स्पॉट की तरह नहीं क्लिक करना। अब इसको अगर ड्रैग करते हैं तो ये एक एरर अपीयर हो जाता है। ये एरर कहता है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। बेसिकली ये कह रहा है कि जो स्पॉट हीलिंग था वो ऑटोमेटिकली जो है सराउंडिंग के कलर्स ले लेता था, लेकिन जो ये हीलिंग ब्रश है इसके अंदर ये खुद डिफाइन नहीं कर सकता कि सराउंडिंग के एरिया को आपने उसमें डालना है या किसी और एरिया को आपने उस जगह पे ओवरलैप करना है। उसमें आपको इसमें एक सोर्स अप्लाई करनी है। तो सोर्स ये होती है कि जो भी इस ब्रश के नीचे जो है वो सोर्स हो सकती है। मैं अभी ब्रश मेरा यहाँ पे है, ये इसकी सोर्स होगी। ये ब्रश यहाँ पे है, ये इसकी सोर्स होगी। तो उसको मैं यहाँ रखता हूँ तो ये इसकी सोर्स है, लेकिन सोर्स को कैप्चर करने के लिए आपको ऑल्ट की प्रेस करनी होगी और क्लिक करना होगा। मैंने अभी ऑल्ट की है और माउस क्लिक किया है, लेफ़्ट क्लिक। उसको मैंने जैसे ही मैंने माउस को लेफ़्ट क्लिक किया तो आप यहाँ पे इसके अंदर मैं आता हूँ तो देख सकते हैं। ये मैं कंट्रास्ट पे आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ कि यहाँ वाला एरिया ये यहाँ इसके ऊपर दिखा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी इसको कर सकता हूँ, बट जनरली स्पीकिंग ये अभी यहाँ का एरिया अपने इसने कैप्चर किया हुआ है और वो दिखा रहा है कि ये मैं अभी दिखा सकता हूँ। इसमें अंदर से जो ग्रे से प्रीव्यू आया हुआ है बेसिकली वो यहाँ से इसने कैप्चर किया हुआ है सोर्स को। तो इस सोर्स को मैं जहाँ पे भी लेके जाऊँगा वो इसका एरिया यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसको चले हम कुछ कम करके देखो। मैंने अभी यहाँ से सोर्स ली, मैं दोबारा से यहाँ से दोबारा से क्लोन ऑल्ट की प्रेस किया, माउस क्लिक किया और स्लो सोर्स ली। अब मैंने इसको किया दोबारा से, मैंने जब इसको किया ये हो सकता है कि आपको बार बार उस एरिया को ऑल्ट क्लिक करके उसको आपको लेना पड़ सके या उसको फिक्स करने के लिए आप उसके एरियाज चेंज करते हैं। क्योंकि अगर मैं ये डार्क एरिया में हूँ, यहाँ से मैं लाइट एरिया में आता तो वो शायद डार्क एरिया को इधर ओवरले कर देता। तो यहाँ के लिए मैं एक नई सोर्स लूँगा और मैं बार बार हर एक क्लिक के बाद एक सोर्स अपनी चेंज कर सकता हूँ। तो ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आप ये सोर्स में इसमें डिफाइन करते हैं और उसके ज़रिए ये वर्क कर रहा है। अच्छा, ये मैंने एक इमेज चेंज किया है। मैं एक्चुअली इस टूल को खुद समझने के लिए हम ये एक दूसरा टूल जो है उसको भी ट्राई करेंगे। हम ये हीलिंग ब्रश को कंपेयर करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल होता है। तो हम पहले क्लोन स्टैम्प टूल को देख लेते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल, अगर मुझे ये एक बोट है, इस उसके अंदर भी ऑल्ट की प्रेस करते हैं और क्लोन लेते हैं और आप कहीं डालते हैं, तो वो कैसे वर्क करता है और ये हीलिंग ब्रश में फ़र्क क्या है? ये अगर डिफरेंट टूल्स हैं तो इसका डिफरेंस क्यों है? तो अगर मैं यहाँ पे इसकी सोर्स लेता हूँ, उसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी मैंने देखा क्या कि इसमें उसने बिल्कुल जैसे क्लोन था उसने बना दिया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, यहाँ पे उसने जो कलर्स थे 100%, जैसे मैंने ये जो भी बोर्ड का मैंने लिया उसने 100% यहाँ पे वही कलर अप्लाई कर दिए हैं। सराउंडिंग में भी उतना ही लाइट शेड है जितना इसके ऊपर था और बॉटम पे भी उतना ही डार्क शेड है। इस तरह से ये नेचुरली ब्लेंडेड नहीं लग रहा। जो हीलिंग ब्रश है ना वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट वर्क करता है। अब जैसे मैं अब
अब हम चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे हीलिंग ब्रश होता तो वो कैसे वर्क करता। अभी मैंने हीलिंग ब्रश के लिए ये एरिया लिया और यहाँ पे मैंने इसको ऑलमोस्ट उतना ही एरिया इसमें मैंने डिफाइन किया और इसको मैंने ऐसे इसमें ड्रैग करके छोड़ा। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ जूम करके इस जगह पे जो शेड्स हैं और इस जगह पे जो शेड्स हैं वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की लाइट सोर्स के अंदर सनलाइट की लाइट आ रही है तो ये थोड़ा सा ये पिंक ऑरेंज टाइप की शेड्स आ रहे हैं। यहाँ पे शेडो डार्क था तो शेडो के डार्क होने पे उसने यहाँ पे जब मैंने क्लोन किया लेकिन उसने नीचे के बैकग्राउंड को भी स्टडी किया और उन दोनों को मर्ज करते हुए ऐसा मर्ज किया कि वो यहाँ की लाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया। आप अगर बड़ा गौर करते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। अगर मैं यहाँ पे इवन इसको भी उठा के मैं आपको लेके आता हूँ ना यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसका शेड ही बदल गया है। यहाँ के शेड की डेप्थ जो है ज़्यादा ऑरेंजिश है और यहाँ वाली जो है वो कम है। ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि हीलिंग ब्रश जो है वो जो है ये नॉर्मली स्टैम्प टूल की तरह वर्क नहीं करता। वो अपने ही यहाँ के नीचे के कलर्स को स्टडी करेगा और जो भी लाइट या टेक्सचर उसके अंदर होगा वो उसके साथ मर्ज करके दूसरा इमेज ऐड करेगा। अब जैसे ये अगर मैं दोबारा से एक ट्राई करूं, जैसे मैंने अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, मैं इसके नीचे से यहाँ पे इसको मैं अभी क्लोन ब्रश में से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्लोन किया यहाँ पे तो उसने ये इस तरह करके क्लोन कर दिया। तो अगर मैं इस क्लोन को यहाँ पे करूँ लाइट एरिया में, आप ज़रा देखिएगा तो ये क्या करेगा। तो ये बिल्कुल ही अननेचुरल टाइप का दे रहा है क्योंकि उसने यहाँ की लाइट के कलर्स को फिक्स नहीं किया। तो अगर मैं यही स्पॉट ये हीलिंग ब्रश से मैं इसको अगर करता, मैं इसको यहाँ से क्लोन ले लेता हूँ और इसको मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। देखिए नीचे आप देखें वो शेड को चेंज कर रहा है उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली, तो वो शेड को चेंज करेगा और उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश करेगा। तो ये जितनी लाइट होगी ऑफ कोर्स किसी जगह पे वो ओवर कर सकता है क्योंकि उसको जितना लाइट वहाँ सोर्स मिलेगी वो वहाँ ज़्यादा कर देगा। अब जैसे लेकिन अगर ये डार्क एरिया है यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो वो सराउंडिंग के कलर को देखेगा और उतना ही डार्क कलर एडजस्ट कर देगा। तो ये इसकी ब्यूटी है कि ये जिस जगह पे होता है। अब जैसे अगर ये मैंने इस बोट को इस डार्क वाली बोट को यहाँ लाइट शेड में भी लाना है तो ये इस जगह पे देखिए कैसे कलर्स दे रहा है, वहाँ सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली कलर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल क्लोन टूल से लेके आऊँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वही कॉपी यहाँ दिखा देगा। ये देखिए कितना बुरा लग रहा है कि वो एग्जैक्टली वही कॉपी दिखा रहा है। अगर मैं ये हीलिंग ब्रश से करूँगा तो ये उसके बैकग्राउंड के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा जितना। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब ब्लेंडेड थोड़ी सी इमेज लग रही है एटलीस्ट एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग इसको यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे से करते हैं तो वो तो उसने उसको कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, जैसे कॉपी थी 100% कॉपी यहाँ क्लोन कर दी। बट यहाँ बहुत ज़्यादा रेड की या लाइट की सोर्स है जिसकी वजह से कलर एडजस्टमेंट चाहिए तो वो वहाँ यहाँ नहीं वर्क कर रहा। अच्छा ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक एरिया रखा हुआ है। बेसिकली मैं इसको यहाँ पे क्लोन करना चाह रहा हूँ। अच्छा इसमें मैं क्लोन करूँगा, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा वाइट को बीच में ऐड करेगा बीच में, क्योंकि ये आपने देखा कि जो हीलिंग ब्रश है वो सराउंडिंग के कलर्स को भी स्टडी करके उसको थोड़ा सा करता है। बट अभी हमारा फोकस है कि ये हम लोग इस ऑप्शन के अंदर ये अलाइंड टूल को हम डिस्कस करें और इसको एक्सप्लोर करें कि ये कैसे वर्क करता है। इसमें बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रश स्टार्ट लेता हूँ, ये मैंने ऑल्ट की लेके एक इसमें ले लिया और इसको मैंने जैसे ही इसको बनाना शुरू किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक प्लांट जो है वो कर लिया है। अच्छा मैं अगर दोबारा से यहाँ पे अगर अपने हाथ को पिक कर लेता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे तो ये दोबारा से उसी जगह से स्टार्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ, ये तीसरी दफ़ा उस पर स्टार्ट कर रहा है। ये हो क्या रहा है बेसिकली कि उसने एक क्लोन लिया, उसकी सोर्स है। जब भी मैं एक दफ़ा अपने स्ट्रोक्स लगा के एंड करता हूँ तो दोबारा वो उस सोर्स के स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाता है और वो वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ से उसने एंड किया था। अगर इस चीज़ को आप चाहते हैं कि ख़त्म करें, अगर इस तरह हो तो मैं ये पूरे के पूरे अगर यहाँ पे क्लोन करने तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। उसके लिए मुझे ये अलाइन टूल का यूज़ करना होगा कि मैं अगर ये एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर लूँ, अब ये देखिएगा मैं अभी इसको एंड करता हूँ
यहाँ पे मैंने एंड किया। तो ये नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, आप देखिए इसके प्रीव्यू के अंदर, यहाँ आप देखिए प्रीव्यू के अंदर नेक्स्ट वाला प्लांट जो यहाँ का है वो प्लांट शो हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको अलाइन वाला ऑप्शन एक्टिव किया हुआ है। इस ऑप्शन को एक्टिव करते ही वो इस एरिया क्योंकि कर चुका है तो दोबारा वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेगा, वो उतना ही एरिया उसका अगला मूव हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल इसके आगे भी जा सकता हूँ, इससे नेक्स्ट में भी जा सकता हूँ। मैं अभी बीच में ब्रश को उठा भी रहा हूँ और मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेन चीज़ देखने की है ये अलाइन ऑप्शन क्यों यूज़ होता है कि जब आपने किसी एरिया में कंटिन्यूसली एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना तो आपकी सोर्स एक नहीं रहे, आपकी सोर्स आपके साथ चलती रहे, आपके पीछे पीछे जहाँ जहाँ आप मूव करें अपने ब्रश को वो उतना मूव हो, और अगर वो अलाइंड ऑफ होगा तो वो आप नहीं कर सकते। चाहिए मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, हम हीलिंग ब्रश में जैसे स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर ये आपको मिलेगा यहाँ पे यूज़ लेगेसी। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर इसको वर्क करके देखता हूँ, जैसे मैंने ये स्पॉट हीलिंग ब्रश से ये लिया एरिया और इसको मैंने यहाँ पे क्लोन करने की कोशिश की, तो ये इस तरह करके क्लोन कर रहा होता है जैसे नॉर्मली क्लोनिंग होती है कि यहाँ से यहाँ तक उसने ओवरलैप कर दिया। अच्छा, यूज़ लेगेसी को अगर मैं ऑन कर देता हूँ और फिर अगर मैं इसको करता हूँ, तो ये मैं जब करूँगा और मैं इसको इसको लीव करूँगा, छोड़ूंगा इसको, तो वो थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसके सराउंडिंग के एजिस को ब्लेंड कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या था। जब मैंने डायरेक्ट हीलिंग ब्रश को किया तो वो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी सेकंड टू सेकंड में वो उसको एडजस्ट करते हुए कलर को यहाँ पे या जो भी क्लोनिंग या सोर्स है उसको यहाँ पे लेके आ रहा था। लेकिन जो यूज लेगेसी है वो वर्क सेम कर रहा होता है, बट उसके अंदर एक फ़र्क होता है, वो एग्जैक्टली उसी सेकंड में जिस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो साथ साथ नहीं चल रहा होता। वो जब मैं ड्रैग करके उसको छोड़ता हूँ तो एक सर्टन टाइम लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, फोटोशॉप का एआई उसको फिक्स करता है और फिर वो उसको करता है। तो वो स्लाइटली बेटर देन नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है उसके। जैसे आप सराउंडिंग में देखेंगे तो यहाँ आपका ब्लेंड काफ़ी अच्छा आया है ऊपर का, यहाँ कंट्रास्ट ज़्यादा था तो उसने अच्छा ब्लेंड नहीं किया, बट बेसिकली मैं दोबारा लेके देखता हूँ। जैसे अब हम ये वाली लेते हैं, इसके मैं नीचे की साइड पे जैसे इसको मैं अगर यूज़ लेगेसी के साथ करता हूँ कि ये मैंने किया, अभी देखें ब्रश के अंदर वो पूरा एरिया दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जब मैं लीव करूँगा तो वो उसको सराउंडिंग को एडजस्ट करेगा इसकी। जैसे मैंने इसको यहाँ तक बनाया, उसको छोड़ा, मैंने उसे प्रोसेस किया और ब्लेंड कर दिया। अब सेम टाइम में अगर यहाँ पे मैं इस यूज़ लेगेसी को ऑफ कर दूँ और फिर से मैं इसको क्लोन करूँ, यहाँ पे अगर मैं चलाऊँ, अभी देखिए वो एडजस्ट तो कर रहा है और साथ साथ जो भी प्रीव्यू में अपेयर हो रहा है वो यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो इन दोनों का फ़र्क क्या था कि जो एआई है फोटोशॉप का वो साथ फ़ौरन उसी टाइम इफेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा वो प्रोसेस करेगा और कुछ सेकंड में, माइक्रो सेकंड में उसको एडजस्ट करके उसके ऊपर ओवरले कर देगा। तो मुझे ये यूज़ लेगेसी थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लगता है। विदाउट इसके ये होता है कि वो एआई काम तो कर रहा होता है बट वो साइमल्टेनियसली साथ साथ जैसे ब्रश अप कर रहे हैं वो उसी टाइम कलर की एडजस्टमेंट कर रहा होता है। तो इस बेटर के आप सम टाइम जैसे आप देखें, यहाँ पे देखें आप इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा कलर की डेप्थ को लिया है इसने उसको, क्योंकि प्रोसेस किया था और नीचे जो जितनी लाइट की सोर्स थी उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट की। यहाँ पे उसने उस तरह से वर्क नहीं किया, यहाँ पे उसने पूरा डार्क कर दिया है, कोई एडिशनल डेप्थ नज़र नहीं आ रही। तो मैंने ये हमेशा देखा है कि जो यूज़ लेगेसी के साथ आपको थोड़ा सा एडवांटेज होता है और वो बेशक एक कुछ सेकंड्स लगाता है एडजस्ट करने में, बट उसके बाद वो उसको ज़्यादा अच्छा अवेलेबल होता है। अच्छा, ये एक मैंने इमेज खोला हुआ है, हमने ये हीलिंग ब्रश ही सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं, इनको हम ट्राई करते हैं। जैसे ये नॉर्मल मोड है, इससे अगर मैं यहाँ से कुछ इधर इस साइड पे क्लोन करके देखूँगा तो उसमें कैसा होगा। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने वो नॉर्मली उसमें ओवरले करके देखा, क्योंकि ये वर्क नहीं करता उसकी तरह जैसे नॉर्मल हमारा ये स्टैम्प टूल होता है, क्लोन स्टैम्प टूल, इसकी तरह वर्क नहीं करता। उसने उसके कलर्स को उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट किया। जैसे मैं अगर यही काम मैं अगर क्लोन स्टैम्प टूल से करता और इसके अंदर मैं करता तो वो कुछ भी नहीं, वो एग्जैक्टली यही इमेज इसके ऊपर प्रीव्यू दे देता। लेकिन आपने देखा कि जैसे हीलिंग ब्रश जो है वो बिल्कुल ही अलग किस्म का वर्क करता है और नीचे के कलर्स को भी स्टडी करते हुए उसके अकॉर्डिंगली दोनों को मर्ज करता है, तो ये बहुत नेचुरली वर्क कर रहा होता है।
इसके अंदर डिफरेंट आप मल्टीप्लाई के ऑप्शन देख सकते हैं कि अगर आपने इसको थोड़ा सा डार्क रखते हुए ज़्यादा ब्लेंड करना है, मल्टीप्लाई होता है चीज़ों को अच्छा ब्लेंड करना। अब देखिए मैं दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ। जैसे ये मल्टीप्लाई करके इफ़ेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिया और इसको मैंने यहाँ पे इस जगह पे अप्लाई किया, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो है वो ब्लेंड अच्छा करेगा, तब नॉर्मली इसको यूज़ करेंगे। अच्छा जिस अब हम देखते हैं कि जैसे ये हमने स्क्रीन को यूज़ करना है, स्क्रीन हमने लिया और स्क्रीन को मैंने किया, स्क्रीन जो है वो शेड को थोड़ा सा लाइटर फॉर्म में ले जाएगा एज़ कम्पेयर टू जैसे नॉर्मल अगर है तो वो इस तरह से नहीं वर्क करेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा ब्राइटर टाइप का ब्लेंड करेगा। तो अब ये डिफरेंट ऑप्शन, जैसे ये डार्कन है, ये आप ट्राई करें। डार्कन जो है वो डार्क एरिया के अंदर जो है, क्योंकि ऑलरेडी डार्क शेड बहुत सारे हैं, तो वो उसमें से कुछ एरिया को वो मर्ज कर देगा, बाकी एरिया को वो सिर्फ एक्सपोज करेगा। और अगर यही नॉर्मल होता, आपका नॉर्मल वाला होता, तो वो फिर सारा इमेज दिखाता, सिर्फ दोनों को ब्लेंड कर देता। तो ये डार्कन है जहाँ पे आपको डार्क शेड को टोटली डिफ्यूज़ कर देना होता है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लाइटन यूज़ करना हो तो मैं ये चाहूँगा कि आप लाइटर वाले एरिया में आ जाएं। यहाँ पे देखें तो ये लाइट शेड को आप देख सकते हैं, यहाँ इस जगह पे भी बहुत सारे शेड थे यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन उसने जो मिड टोन्स जो उसके साथ मैच होते थे वो सब के सब रिमूव कर दिए। जैसे अगर मैं यही वाला नॉर्मल से करता तो वो नॉर्मल देखें कैसे दिखा रहा है। तो इन दोनों में जो जो लाइटर है उसने उसका ब्राइट करके जो ये मिड टोन्स वाले टेक्सचर है वो सब भी उसने रिमूव कर दिए हैं और उसको ब्लेंड कर दिया। तो ये डिफरेंट जगहों पे आपको ये डिफरेंट, जैसे कलर्स को ट्राई कर लेते हैं तो कलर में वो दोनों का जो कलर का डिफरेंस है वो निकाल के सिर्फ वही कलर को शो करेगा। लिमिनोसिटी को थोड़ा सा वो यूजली डिफरेंट टोन्स में लेके चला जाता है। तो ये इस तरह करके आप डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, दीज आर रियली यूजफुल ऑप्शंस। तो ये आप ट्राई करें। रिप्लेस में तो वो आपका रिप्लेस इज़ लाइक कि आपको इस इमेज के ऊपर भी यही क्लोन सेम चाहिए, तो आप उसमें तो एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि वो उसमें कुछ एडजस्ट करेगा। बट ये नॉर्मल जो है वो आपका थोड़ा सा क्लोजली मर्ज करेगा। बट ये डिफरेंट टोन्स जो है वो आप ये जो मोड्स हैं ये आप ट्राई करें, ये डिफरेंट जगहों पे काफ़ी अच्छा। ये मैंने एक इमेज खोला है, मुझे इसमें से इस पूरे इमेज के अंदर ये सारी बोर्ड्स को फिल करना है और मैं थोड़ा ब्रश साइज छोटा कर लेता हूँ। अभी मैं अगर इसको करूँ तो मैंने ये यहाँ पे फिल किया, इसमें रिप्लेस में तो वो 100% सेम स्टैम्प टूल की तरह करके मैंने नॉर्मल किया, तो ये उसने बड़ा अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर दिया, उसके कलर को भी एडजस्ट कर दिया जैसे उसको यहाँ सराउंडिंग में नज़र आ रहे थे। अच्छा ये तो हो गया। मैंने अभी ये वाली बोर्ड यहाँ करनी, क्योंकि मुझे एक ही बोर्ड तो नहीं फिल करनी सारी जगह पे। तो अगर ऐसा हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये ऑप्शन आप एक्टिव कर लिया करें। यहाँ इस ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे क्लोन सोर्सेज नज़र आते हैं। अभी मैंने एक क्लोन सोर्स ली हुई है, मैं अगर इसमें दूसरी क्लोन सोर्सेज ऐड कर दूंगा तो वो आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारी 5 किस्म की तो सोर्सेज ऐड हो सकती हैं। तो मैं 5 डिफरेंट बोर्ड्स यहाँ लेके हर दफ़ा सोर्स चेंज करके उसको वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। चलो करके देखते हैं इसको कैसे होगा। जैसे एक सोर्स तो है, अब मैं सेकंड सोर्स में गया, सेकंड सोर्स मैंने ये बना ली और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। थर्ड सोर्स मैंने यहाँ पे इस तरह का लिया और इसको यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। और चले हम 3 सोर्सेज को ले लेते हैं। जैसे मैंने अगर दोबारा से सोर्स 1 पे रहूँगा और मैं इसको अगर ऑफ़ कर दूँ तो ये अलाइन यहाँ ऑफ़ करना हो, क्योंकि मुझे हर दफ़ा एक दफ़ा क्लिक करने के बाद उसी जगह वापस आना है। तो ये तो उसने यहाँ पे उससे दोबारा जितनी दफ़ा करूँगा ये एक ही सोर्स यूज़ करेगा, लेकिन वो तो मेरा फिर इमेज नेचुरली नहीं लगेगा, एक ही बार बार बोर्ड आ रही है। तो मैं जैसे इनको स्विच करता रहूँगा, जैसे मैंने ये यहाँ किया, फिर मैंने दूसरी सोर्स ली, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर ली, तीसरी सोर्स मैंने यहाँ अप्लाई कर ली, और मैंने फिर से 1 लिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, फिर मैंने 2 लिया। आप देख सकते हैं कितना क्विकली मेरी सोर्सेज चेंज हो रही हो। जहाँ पे जब मैं दूसरी सोर्स सेलेक्ट करता हूँ तो एक आप देखा करें, एक देखें एक प्लस साइन यहाँ पे साइड पे उस बोर्ड की जगह पे मूव कर रहा है। बेसिकली वो बता रहा है कि मैं अभी उसी जगह पे हूँ और यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये आप इन सोर्सेज का बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर पा रहे होते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस को बार बार लेके आना होता है। तो आप भूल ना जाएं कि आपके पास 5 ऑप्शंस रहते हैं सोर्सेज के, जिसको आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने इमेज खोला हुआ है, ये बेसिकली इस तरह करके इमेज है और इसको मैं अगर क्लोन करना चाह रहा हूँ तो मैं जैसे इसमें से क्लोन लिया और मैंने थोड़ा सा ब्रश साइज़ जो है वो बड़ा भी कर लिया
और मैंने इसको ऐसे करके बना दिया। अब जैसे ये एक क्लोन तो हो गया, अब मैं जितने टाइम इसको क्लोन करूँगा तो वो उसी पोजीशन में उसको बना रहा है। मुझे सम टाइम ये नहीं चाहिए होता, ज़्यादातर में ये होता है कि ये मुझे ऐसे बनाया, मुझे दूसरा इमेज इसका ऑपोजिट फ्लिप करना है। तो मैं इसको अगर इस ऑप्शन को मैं चूज़ कर लूँगा यहाँ पे, और इसको मैं जब करता हूँ तो आप नोटिस कीजिएगा कि ये टोटली फ्लिप हो जाएगा। तो ये फ्लिप होगा तो देखेंगे इसकी आइज़ जो है वो फ्लिप होकर नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर देता हूँ। और अब हम दोबारा से अगर इसको वर्टिकली करना चाह रहे हैं, इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया, दूसरे वाले ऑप्शन को, इसको मैंने अगर यहाँ से किया तो वो नीचे से फ्लिप करके ऑपोजिट कर देगा। तो आपको हर दफ़ा एक ही एंगल, एक ही उस चीज़ पर नहीं करना होता। अच्छा, इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि आप अगर चाहें, पहले तो नॉर्मली भी जो भी साइज़ है उससे अगर मैंने इसको 50% कर दिया, इसको मैंने किया 50%, और अब मैं अगर क्लोन करूँगा, अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरे क्लोन में साइज़ जो है वो 50% रह गया है। मैं जितनी दफ़ा करूँगा क्लोन जो है वो 50% ही आएगा। ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ मैंने साइज़ जो है 100% स्केल से रिड्यूस करके 50% कर दिया। अब जैसे मैं अगर इसको 150% कर दूँ तो ये अब इसका साइज़ देखिएगा बड़ा हो जाएगा। तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि जो क्लोन का साइज़ है आप वही रखें, इसके साइज़ेस को भी आप अप या डाउन कर सकते। अच्छा, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो सोर्स की जो एक्स एंड वाई एक्सिस होती हैं, ये वैसे पोजीशनिंग होती है और कुछ नहीं होता, ये पोजीशनिंग होती है। जैसे मैंने यहाँ से लिया इसका ब्रश, तो आप देखिएगा कि ये उसने दिखाया ये 827 एंड 677 पिक्सल्स पे है। अभी मैं अगर यहाँ से लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। ये क्यों हो रही हैं? जैसे अभी मैंने ये यहाँ से लिया तो ये इसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना था, वैसे ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। वैसे अभी कंट्रोल आर रूलर मैं एक ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये किस वजह से है। ये अगर मैं इस जगह पे ऑन कर दूँ, जब मैंने यहाँ से पोजीशन ली थी इसकी, इस जगह पे, इस डॉट पे ली थी, तो उसने ये वैल्यू दी थी। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो वो बता रहा है मैंने इमेज के जो ये एरिया है, विड्थ से इतने पिक्सल और हाइट से इतने पिक्सल्स से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, ये वो शो करता है। अगर लेट्स सपोज इसके मैं यहाँ से इसको शो कर रहा हूँ तो अभी देखिएगा वैल्यूज चेंज होगी। जब मैं इसको यहाँ पे इस डॉट के ऊपर आके यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ सेंटर को, तो इसकी वैल्यू 761 पिक्सल्स हो गई है क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करूँ, उसकी विड्थ एंड हाइट मैंने जो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मैंने लिया है, इस पॉइंट की वो बता रहा है इस कॉर्नर से, इस टॉप कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से लेके इतनी एक्सिस एक्स में और इतने वाई वैल्यूज़ में मैंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लिया। तो ये सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं कि आपने कहाँ से इसकी क्लोनिंग स्टार्ट किया। अच्छा, ये अगर आपने इसको बनाना है, साथ में मैंने अगर इसको 50% रखा और चाहूँ मैं कि इसको ये स्ट्रेट भी नहीं हो, ये एंगल्ड हो जाए, मैं इसको 45 जो है वो कर लेता हूँ और मैं फिर इसको हीलिंग में लेके जाता हूँ। ये आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंगली इसके एंगल्स भी मैं दोबारा से बना पा रहा हूँ। अभी मैं 45 की जगह पे, जैसे मैं अभी -45 कर देता हूँ, लाइक -45, अब ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये देखिए। तो ये यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये ऐसा है कि आप इसको वैल्यूज़ फ्लिप करना हो, इसके एंगल्स चेंज करने हो, इसमें आप कुछ भी इस पे वैल्यूज़ पुट करके इसके अंदर अचीव कर सकते हैं आप। चाहिए, मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, इसमें हम अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो जितना भी जगह मैं क्लोन लेता हूँ तो वो उतना एरिया क्लोन करता है। और जैसे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने इसको अभी 50% रखा हुआ है ताकि मेरी पूरी विंडो आए। जैसे मैंने अगर यहाँ से लिया और मैंने इसको इस तरह करके इसको बनाया तो वो 50% स्केल पे एक विंडो यहाँ पे अपीयर कर रहा है। चलें, ये तो इसमें है, बट इसके अलावा ये 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनका हम फंक्शन देखते हैं। क्लिप का मतलब होता है कि जितना मैंने एरिया ब्रश के अंदर रखा हुआ है वो उतना ही शो करेगा। अगर मैं इसको ऑटो हाइड पे कर दूं तो ये पूरा इमेज उठाएगा, वो जो क्लिप वाला एरिया है वो हाइड हो जाएगा। अब ये मैं जहाँ से स्टार्ट करूँ, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा इमेज। ये जैसे क्योंकि ये मैंने 50% किया हुआ है, अगर इसको स्केल मैंने 100% किया होता तो ये पूरा इमेज दिखाता मुझे, ये पूरा इमेज दिखा रहा है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसमें ये तो अभी भी ये काम वैसे ही करेगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये वो गायब हो जाएगा। कभी ये 100% स्केल पे काम कर रहा है। तो ये आप इसको भी हटा के इसको इन्वर्ट कर देता हूँ तो वो कलर को इन्वर्स करके कलर को ऑपोजिट कलर में कंट्रास्ट में दिखाएगा। समटाइम आपको चीज़
इमेज में नज़र नहीं आ रही होती, तो आप उसमें ये देखिए नीचे वर्क भी कर रहा है, बट जो है वो आपको इतना विजिबली नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप क्लिप में रखें। क्लिप प्लस आप इन्वर्स भी कर सकते हैं, आपको क्लिप में नज़र आएगा इन्वर्स का कॉम्बिनेशन, इसका यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसको क्लिप में ही रखता हूँ। क्लिप में ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके प्रीव्यू में कितना नज़र आ रहा है। बट इनका मेन फंक्शन ये है कि आप पूरी इमेज के स्केल को भी वहाँ दिखा सकते हैं, और उसको चाहे तो आप प्रीव्यू के अलावा पूरे इमेज को भी वहाँ प्रीव्यू में आएगा, बट आप जब पहली दफ़ा स्ट्रोक लगाएंगे तो वो सब हाइड हो जाएगा। चाहिए मैंने एक इमेज लिया हुआ है, अगर ये इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग रिक्वायर्ड है तो मैं इसमें जब भी ज़्यादा वर्किंग हो तो आप थोड़ा थोड़ा एरिया एक दफ़ा में क्लीन किया करें। अच्छा, लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कभी भी कोई ज़्यादा डिटेल वर्क करना हो तो आप ये करंट लेयर का यूज़ नहीं किया। करंट लेयर आपके ओरिजिनल लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस बेटर कि मैं अगर एक नई लेयर ले लूँ और इसमें मैं ऑल लेयर्स ले लूँ। अच्छा, करंट एंड बिलो अगर आपकी 2 लेयर्स हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। बट ऑल लेयर्स ये है कि वो टोटली यूनिवर्सल है कि वो सारी लेयर्स जितनी भी होंगी, मोर देन 2 लेयर्स भी, तब भी वो काम करेगा। तो इसको मैंने अगर ये कर दिया तो आप जो भी काम करेंगे हीलिंग ब्रश से, वो आप जैसे मैंने इसके रिंकल्स वगैरह को रिमूव कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये काफ़ी यूज़फुल है और नेचुरली जो है आपका स्किन की टोन्स भी आपकी रखता है। ये मैं बार बार एक एक स्ट्रोक लेके दोबारा से इसके क्लोन्स ले रहा हूँ, उसको फिक्स कर रहा हूँ। तो इसके मैं अगर इसको एजलेस बनाना हो तो इसमें मैं भी फ्यू आवर्स लगेंगे, बट इट्स डूएबल कि आप इसकी स्किन जो है, इसके इतने ज़्यादा एक्सट्रीम रिंकल्स को भी आप उसमें ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं अभी जनरली थोड़े से कुछ स्ट्रोक्स लगा के आपको दिखाता हूँ, बट मेन मकसद जो है मैंने ये दिखाया आपको कि ये अभी मैंने इतना ड्रॉ किया है, इसमें उसी तरह स्किन को उसने ब्लेंड करके चीज़ों को हील किया है और ओरिजिनल इमेज को थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो ऑलवेज़ यूज़ दिस ऑल लेयर ऑप्शन, एंड आइडियल है कि आप इसके साथ यूज़ लेगेसी भी कर लिया करें, ताकि मैं अभी यूज़ लेगेसी को भी ऑन करता हूँ तो वो हमेशा करेगा और थोड़ा सा प्रोसेस करके टाइम लेगा। जैसे मैंने ये किया, अभी ये जो बना रहे वो नहीं दिखाएगा, मैं छोड़ूंगा तो वो प्रोसेस करेगा, उसको फिक्स कर देगा। तो दिस इज़ रियली यूज़फुल। एक दफ़ा में करें आप प्रोसेस, और ये थोड़ा थोड़ा सा आपको करके करना होगा। थोड़ा सा इसमें स्पॉट भी कर सकते हैं, बट आप आइडियली है कि थोड़ा सा ड्रैग किया करें और इसको, बट ये अभी जो है यूज़ लेगेसी में वो थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, फिर उसको वो हमें शो करेगा। तो इन ऑप्शन के कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करेंगे तो वर्क करेगा। अच्छा, इसमें ये मैंने इमेज खोला हुआ है। बेसिकली एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सैम्पल के अलावा एक पैटर्न का भी ऑप्शन है। ये सब जगह तो यूज़ नहीं होता था, बट कई जगह पे अगर आपको कोई टेक्सचर्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो आप इससे ऐड कर सकते हैं। बट जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, जैसे ये है, यहाँ पे आपने कोई भी टेक्सचर लिया हुआ है, जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये इसको ओवरले कर देगा। जैसे मैं ये छोड़ूंगा, इसको प्रोसेस करके इसके अंदर ब्लेंड कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्लोनिंग भी कर रहा है, बट उसके साथ एक एडिशनल टेक्सचर भी उसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपको किसी जगह पे वर्क करने में आसानी भी होती है कि आपको अगर बोला जाए कि एक ये डिज़ाइन ऐसे ही रहे और इसके ऊपर एक नया टेक्सचर और इनकॉर्पोरेट करना है, वो नेचुरली इसके ऊपर इनकॉर्पोरेट हो। एक तो आप उसको अलग से नया टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पैटर्न क्रिएट होता है, और उसके ज़रिए आप इसको इसमें फिल भी कर सकते हैं। और नीचे के देखें, नीचे के टोन एग्जैक्टली वैसे रहे, और ऊपर ये हेरी टाइप का जो टेक्सचर है इसमें, वो भी इसमें आ गया। तो ये भी स्मॉल है, मैं इसको लार्ज करके दिखाता हूँ। ये आपके जो टेक्सचर था उसने इसके ऊपर ओवरले कर दिया, और आप यहाँ पे ऊपर अगर देख पा रहे हैं ये डबल इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये टेक्सचर्स के लिए वेरी यूज़फुल। स्किन पे नहीं यूज़ कीजिएगा इसको, क्योंकि वो स्किन पे एडिशनल टेक्सचर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, अनलेस आप कोई स्किन का टेक्सचर ही उसमें ओवरलैप करके लेके आएँ। अब बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये 2 इमेज का परफेक्ट ब्लेंड बना सकता है ये टेक्सचर पैटर्न वाला टूल। पैटर्न में आप डिफरेंट टेक्सचर्स और ऐड करें, इसकी एक लाइब्रेरी बनाएं, और जो भी टेक्सचर आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा वो बैकग्राउंड के कलर्स को वही रखते हुए, और उसमें नेचुरली एक टेक्सचर को जो है ओवरलैप करेगा, बट उसको इतना नेचुरली ब्लेंड करेगा कि आप दोनों इमेज को एक जैसा एक साथ देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।